एक समय की बात है। भोलापुर नामक गांव में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। गांव के लोगों का कहना था कि उस पेड़ के अंदर चुड़ैल का बेटा रहता है, इसीलिए लोग उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। उसी गांव में सरजू और उसकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन खेत पर मेहनत मजदूरी कर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है। बसंती, मैं सारा दिन खेत पर काम करता हूँ, फिर भी मुझे उतने पैसे नहीं मिलते कि घर का गुजारा सही से हो सके। मैं भी सोच रही थी कि घर पर कुछ न कुछ काम कर लिया करूं। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ और काम करूँगा, तुम परेशान ना हो। रात भी बहुत हो गई है, खाना भी बनाना है। मैं जाकर आपके लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी से खाना बना कर ले आओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर बसंती खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो सरजू को खाने के लिए बुलाती है। खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। लाओ, जल्दी खाना लाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मुझे तो अब नींद आ रही है, अब मैं तो चला सोने, कल काम पर भी जाना है। सरजू और बसंती खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह सरजू बसंती से कहता है, बसंती, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुझे चाय नाश्ता दे दो। मैंने तुम्हारे खाने के लिए रोटी रख दी है। सरजू चाय नाश्ता करके खेत पर निकल जाता है और वो खेत पर काम करने लगता है। आज उसका बिल्कुल काम करने में मन नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, ऐसे कब तक चलेगा, खेत पर काम करके भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। सारा दिन आज सरजू खेत पर परेशान रहता है। उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। आज तो समय पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई। अब मुझे घर चलना चाहिए। सरजू खेत पर से अपने घर जाने लगता है तो परेशान होने की वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसी रास्ते से जा रहा है जहाँ भूतिया पेड़ है जिसमें एक भूत रहता है। तभी उसे एकदम ध्यान आता है कि वो तो उसी पेड़ के पास आ गया जिसमें भूत रहता है। अब क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं इस पेड़ के पास आ गया। तभी पेड़ में से आवाज आती है, मेरे पास आओ। कौन कौन बोल रहा है? तभी पेड़ में से फिर आवाज आती है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सोच क्या रहे हो, आ जाओ, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। सरजू पेड़ की बात सुनकर सोचने लगता है, ये भूत मुझे माला माल कर देगा, फिर हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सरजू डरते डरते पेड़ के पास जाता है और देखता है कि पेड़ के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। सरजू उस पेड़ की खोह में उतर जाता है तो देखता है पेड़ के अंदर भूत है और भूत के पास बहुत सारा सोना पड़ा है। इतना सारा सोना? तुम्हें ये सोना मिल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे इस पेड़ से आजाद करना होगा, फिर तुम ये सोना लेकर जा सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल दोगे तो तुम ये सोना ले सकते हो। सरजू उस भूत को पेड़ से बाहर निकाल देता है। पेड़ से निकलते ही भूत जोरों से हंसने लगता है। उसे हंसता देख सरजू बुरी तरह डर जाता है। तभी भूत सरजू से कहता है, ले जाओ सोना, जितना चाहे ले जा सकते हो। मैं सारा सोना ले सकता हूँ? हाँ, सब ले जाओ। सरजू भूत को आजाद कर सारा सोना लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सोना देता है। अरे, ये इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए? सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी वोरी तो नहीं की? अरे भगवान, सांस तो ले लूं, सब बताता हूँ। फिर सरजू बसंती को पेड़ के भूत के बारे में सब बताता है। सरजू की बात सुनकर बसंती गुस्सा करती है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता भी है कि वो भूत बड़ा ही जालिम है, वो पूरे गांव में तबाही मचा देगा। तुम्हारे लालच की वजह से पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस रानी बनने के सपने देखो। रानी? मुझे नहीं बनना रानी, मुझे नहीं चाहिए सोना, तुम ही रखो अपने पास। मुझे तो नींद आ रही है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। ये कहकर सरजू सो जाता है, पर बसंती को तो उस भूत की वजह से नींद नहीं आ रही थी जिसे सरजू ने आजाद किया है। पता नहीं अब क्या होगा, वो भूत क्या करेगा। ये सब सोचते सोचते बसंती को नींद आ जाती है। उधर भूत पूरे गांव में घूम रहा होता है। तभी उसे किसी के घर के बाहर बकरियां बंधी दिखाई देती हैं। बकरियां? बड़े दिनों बाद कोई शिकार खाने के लिए मिलेगा। बड़े दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आज मैं इन बकरियों का शिकार करूंगा, इनका नरम नरम मांस खाऊंगा। फिर भूत उन बकरियों को मारकर खा जाता है। अब तो भूत के मुंह जानवरों का मांस लग चुका था। वो और जानवरों को खाने की तलाश में
थोड़ी दूर जाकर भूत को कुछ भैंसें बंधी दिखाई देती हैं। अरे वाह, मिल गया दूसरा शिकार। आज तो इन्हें खाकर चैन आ जाएगा। सालों से कुछ खाने को मिला भी नहीं, इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कोई जानवर नहीं बचेगा इस गांव में, सबको मार कर खा जाऊंगा। फिर भूत उन सभी भैंसों को भी मारकर खा जाता है। और अगली सुबह बकरियों का मालिक भोला अपनी बकरियों की हड्डियों को पड़ा देखकर रोने लगता है। अरे ससुरा, हमार बकरीन को कौन मार के खा गया भैया? अरे हमारी बकरी, अब हमारा गुजारा कैसन हो? इसी से तो हमार रोजी रोटी चलत रही थी, अब हम कैसे जिए? तभी उसके रोने की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे इन बकरियों को कौन मार कर खा गया भाई? पता नहीं ये किसने किया, लगता है जंगल से कोई शेर वेर आकर खा गया होगा भैया। तभी एक औरत, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, चलो सब लोग अपने अपने जानवरों का ध्यान रखना। ये कहकर गांव वाले अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। भोला की बकरियों की खबर बसंती तक पहुंचती है। अजी सुनते हो, कल रात में कोई भोला की बकरियों को खा गया। हाँ मैंने भी सुना, बड़ा दुख हुआ सुन के। हमें भी अपनी गायों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो रात भी हो गई है, मैं एक बार गायों को देखकर आती हूँ कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं। बसंती बाहर गायों को देखने चली जाती है। गायों तो सारी ठीक है, एक बार इन्हें गिन लूं। 1 2 3 4 5 6, हाँ पूरी हैं। बसंती अपनी गायों को देखकर और उनकी गिनती करके वापस आकर सो जाती है। बसंती के जाते ही वहाँ भूत आ जाता है और वो गायों को पकड़ लेता है। इतनी सारी गायें सब खत्म कर दूंगा, खा जाऊंगा इन्हें मारकर। इस गांव में कोई जानवर नहीं बचेगा। तभी बसंती को उसके घर के बाहर बंधी गायों के शोर की आवाजें आने लगती हैं। आज गायें कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही हैं। अभी तो मैं गायों को देख कर आई, फिर ये शोर क्यों मचा रही हैं? सरजू बसंती को बाहर गायों को देखने के लिए कहता है। बसंती जाओ ना, बाहर गायों को देख कर आओ कि सब ठीक है कि नहीं। ना बाबा ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। आपको पता है ना रात में कोई आकर जानवरों को खा रहा है, अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सरजू और बसंती बाहर जाकर देखते हैं कि भूत उनकी गायों को पकड़कर खा रहा है। बसंती भूत को देखकर डर जाती है और वो डर के मारे सरजू को कसकर पकड़ लेती है। ये भूत तो हमारी गायों के साथ साथ हमें भी खा जाएगा, अब क्या होगा? तभी सरजू कहता है, अरे ये तो वही भूत है जिसे मैंने आजाद किया था, पर मुझे क्या पता था कि ये गांव के जानवरों को मार कर खा रहा है। अरे ये मैंने क्या कर दिया भैया? मेरे सोना लेने की वजह से कितने मासूम जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हमें कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम गांव के पास वाले पुजारी के पास चलते हैं, वो ही पूरे गांव वालों को इस भूत से छुटकारा दिला सकते हैं। ये ठीक रहेगा। सरजू और बसंती गांव के पुजारी के पास जाते हैं। तभी उन्हें गांव के कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और वो गांव के लोगों को भूत के बारे में सब बताते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। इसीलिए हम पुजारी जी के पास भूत से बचने का उपाय पूछने जा रहे थे। चलो हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर सभी गांव वाले सरजू और बसंती भी पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी के पास जाकर भूत की घटना के बारे में सब बताते हैं। पुजारी जी, हमें उस भूत से बचाओ, वो हमारे सभी जानवरों को मारकर खत्म कर रहा है। वो भूत बड़ा ही शक्तिशाली है। बहुत सालों पहले गांव के लोगों ने उसे और उसके जानवरों को जलाकर मार डाला था। फिर वो एक भूत बन गया तो एक तांत्रिक ने उसे पेड़ में कैद कर दिया। अब वो भूत आजाद हो गया है, इसलिए वो गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा है। पुजारी जी, हम सब गांव वालों को इस भूत से छुटकारा कैसे मिलेगा? पुजारी जी अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाते हैं। कौन है? किसने मुझे याद किया? किसने अपनी मौत को दावत दी है? मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम इन गांव वालों के जानवरों को क्यों मार रहे हो? इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस गांव में एक भी जानवर नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके मार डालूंगा। मैं पिछड़ी बिरादरी का होने के कारण इन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को जान से मार डाला। पर क्यों? मेरे जानवर मंदिर में चले गए थे। ये बात गांव वासियों को अच्छी नहीं लगी।
उन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को पेड़ के नीचे आग लगाकर मार डाला। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ करके भूत को मुक्ति दिलवा देता है। एक गांव में निर्मला अपने 2 बच्चों मीनू और मोहित के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों बच्चों को मायके जाने के लिए तैयार करती है। मीनू और मोहित, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तुम भी बुद्धू हो, हर बार भूल जाते हो। इन दिनों में हम हर बार रुस्तमपुर जाते हैं। हाँ, तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। मीनू और मोहित तैयार होकर बाहर आ गए। वाह मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों को लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में बस खराब हो गई। सभी लोग नीचे उतर गए। माँ, अब हम कैसे जाएंगे? ये बस ठीक नहीं होनी चाहिए। अरे तू पागल है क्या? कैसी कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही है। माँ देखो ना, ये जंगल कितना खूबसूरत है, इसीलिए मैं इसमें रहना चाहती हूँ। अपना मुंह बंद कर, ऐसी बातें नहीं करते। कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। हाँ, सभी लोग परेशान थे क्योंकि बस के ठीक होने के इंतजार में शाम होने को थी और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ड्राइवर ने आकर बोला कि सभी यात्री शांति बनाए रखना, बस को ठीक होने में समय लगेगा। अरे हमें घर जाने में देरी हो रही है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्दी से बस ठीक करो। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं जल्दी बस ठीक करा दूंगा। तुमने 2 घंटे से यहाँ खड़ा किया हुआ है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमारे पैसे वापस करो, हम जा रहे हैं। सभी लोग ड्राइवर से अपने किराए के दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। ड्राइवर ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना और सभी लोग पैदल ही वहाँ से जाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें अजीब सा डर लगा। माँ, ये आवाजें कैसी हैं? मुझे लगता है आगे खतरा है, हमें दूसरी दिशा में चलना चाहिए, वहाँ से जरूर कोई छोटा रास्ता होगा। निर्मला अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ चलने लगी, लेकिन तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी, जिसे देखकर निर्मला घबरा गई। अरे ये क्या हुआ? मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले आई हूँ, अब दूसरी तरफ जाने में बहुत समय लगेगा। माँ, हमें उस तरफ वापस चलना होगा। अरे मेरी ही बेवकूफी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं, चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उनके सामने 2 लोग रंगा और बिल्ला आ गए। आप लोग कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम यहाँ के राजा हैं। जंगल का राजा तो शेर होता है और आप तो शेर नहीं हो। छोटे बच्चे, तू मुझे आंख दिखाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता कि यहाँ पर कितने लोग जिंदा ही दफन कर दिए। जितने भी लोगों को हमने मारा है, सभी तड़प तड़प कर यहीं मर जाते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को वापस जाने दीजिए। हमने आज तक किसी को वापस नहीं जाने दिया। तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप मुझे दे दो, वरना सभी जान से जाओगे। निर्मला डर की वजह से अपने पहने हुए गहने उतारने लगी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसमें से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी ने डरकर चारों तरफ देखा, लेकिन तभी तूफान आया और चारों तरफ से भूत और चुड़ैल दिखाई देने लगे। निर्मला और उसके बच्चों की चीखें निकल रही थी, वो डर की वजह से कांप रहे थे। लेकिन तभी फौजी की वर्दी पहनी हुई थी और वो रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा। रंगा बिल्ला ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बच नहीं सकते थे। तुम यहाँ आने जाने वाले सभी को परेशान करते हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें जाने दो। हम आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। भूतिया फौजी रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन दबा दी। दोनों की सांस रुकने लगी, दोनों चीखने लगे। तभी निर्मला अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागी, लेकिन फौजी भी उनके पीछे चलने लगा। तेज तेज भागो, वो इसी ओर आ रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बच्चों, तुम उसकी बात का ध्यान मत दो, यहाँ से जल्दी भागो। बच्चे बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए वो अब और तेज नहीं दौड़ सकते थे। वो हाँफ रहे थे, लेकिन उस जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, जिसके कारण थकने के बाद भी उनके पैर रुक नहीं रहे थे। फिर फौजी खुद रुक गया और निर्मला भी अपने बच्चों के साथ बस तक पहुंच चुकी थी। तब तक बस भी ठीक हो चुकी थी। उसने देखा
तो वो हैरान हो गई क्योंकि एक भी सवारी वहाँ से गई नहीं थी। अरे तुम अपने बच्चों के साथ कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि ये कितना खतरनाक जंगल है। अगली बार इसमें मत जाना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, अब जल्दी से बस ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ड्राइवर ने बस चलाई और सभी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। निर्मला अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और निर्मला वापस जाने लगी। माँ, हम घर वापस चल रहे हैं। ठीक है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। तुम्हारे पापा भी आज फौज से वापस आ जाएंगे। यस, इस बार पापा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे। पापा ने वादा किया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत सारी गुड़ियाँ लाएंगे। अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। निर्मला और उसके बच्चे इस बार ऑटो से घर जाने लगे। तीनों ऑटो में बैठ गए। उनको घर जाने से ज्यादा अपने पापा के आने की खुशी थी। तभी ऑटो वाले ने ऑटो एक सुनसान जगह में चाय की टपरी की तरफ रोक दिया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। ऑटो वाले ने रोककर कहा, मैडम जी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैडम जी, आपको बाईं ओर जाना है और मैं सीधा निकलूंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? देखिए मैडम जी, मुझे सीधे जाना है। मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा और आप यहाँ टपरी पर बैठ जाइए। आपको यहाँ कोई दूसरा ऑटो मिल जाएगा। निर्मला अब कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि पास ही में एक बहुत सुंदर महल है। माँ, मुझे वहाँ जाना है। बेटा, कछु देर में कोई दूसरा ऑटो आ जाएगा। तुम अपने घर चले जाना, इसमें मत जाओ। क्यों काका, इसमें कोई नहीं रहता क्या? इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है। यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एक साथ आते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, मुझे जाना है। बेटा, काका बोल रहे हैं तो उनकी बात का भरोसा करना चाहिए। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। निर्मला ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चे नहीं माने और फिर चाय वाले के मना करने के बाद भी वो उस महल की तरफ चली गई। जब वो अंदर गए तो उस महल का दरवाजा खुद खुल गया, जिसके बाद उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं है। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। महल बहुत सुंदर था। माँ, ये महल तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, देखो ना, इतना सुंदर महल मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। और तुम्हारे पापा भी तो घर पहुँचने वाले होंगे। तभी उनके सामने एक लाश जमीन पर आकर गिरती है, जिसको देखकर उनकी चीख निकल जाती है और वो जोर से चीखते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भूत मारने के लिए आते हैं। ये देखकर तीनों बेहोश हो गए। तभी वहाँ भूतिया फौजी आया और उसके आते ही सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज भी आ गए। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ विभूति उनको लगाई, जिसके बाद तीनों होश में आ गए। बाबा, आप कौन हो? मुझे अपने बच्चों के साथ घर जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बाबा, ये भूतिया फौजी भी है? नहीं नहीं, तुम इन्हें गलत समझ रही हो। ये फौजी भाई सबकी मदद करते हैं। हाँ, एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भूत और बुरे लोगों से सबकी मदद करते हैं। मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब एक दिन मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी मेरी मृत्यु हो गई थी। बाद में मेरे परिवार की भी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा ने तीनों के लिए ताबीज बनाकर दिए और बाहर छोड़ आए। निर्मला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई। माँ, मैं आज के बाद कभी भी कहीं जाने की जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। तभी उनके पापा भी घर आए। उन्होंने सारी घटना बताई। सभी ने फौजी का धन्यवाद दिया और भगवान से उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।